हेलो माय डियर फ्यूचर ब्रास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशंस, ठीक है, और लास्ट में वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट इस चैप्टर क्लियर करा सकूँ। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? देखो, सॉल्यूशन जो वर्ड है वो रेफर करता है अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, बट एक चीज याद रखेंगे बच्चों, जब हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तो एक लिमिट होती है जहां तक वो डिसॉल्व हो सके उसमें, जिस लिमिट तक वो सॉल्युबल हो सके उससे। तो इसे हम बोलेंगे सर्टेन लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक गिलास पानी है उसमें आप 50 चम्मच चीनी को मिला सकते हो, ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन अमाउंट होगी जहां तक वो उसके साथ डिसॉल्व हो पाएगा, इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर वेयर वी मिक्स टू और मोर कंपाउंड और सब्सटेंस, उनको आपस में मिक्स करते हैं और एक नई फॉर्म क्रिएट करते हैं। सॉल्यूशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन आपके सॉलिड ही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन आपके लिक्विड ही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन आपके गैसेस हो। ये तीनों स्टेट में वेरी करती है। तो कुछ एग्जांपल जैसा आप सोच रहे हो सर, सॉलिड और सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन वर्ड है वो तो ऐसा लग रहा है कि लिक्विड चीज़ों को जब मिलाया जाता है या लिक्विड में चीज़ों को मिलाया जाता है तो हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा प्रॉपर नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप गोल्ड की कोई भी सामान अपने लिए मार्केट से लेके आए हो, जैसे आप चाहे रिंग लेके आए हो या इयर रिंग लेके आए हो, गर्ल्स जैसे पहनती हैं, ठीक है, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वो भी कॉम्बिनेशन है एक तरह का। क्या है बच्चे? वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है, आप गोल्ड प्लस कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया वो मिलाते हैं, एलॉयज जिसको हम बोलते हैं। गोल्ड के एलॉयज बनाए जाते हैं। रीज़न ये है कि गोल्ड बहुत सॉफ्ट क्या होता है, बहुत सॉफ्ट मेटल है, बहुत सॉफ्ट। जब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म यानी 24 कैरेट में होता है तो बूंदे हुए आटे की तरह इतना सॉफ्ट होता है वो, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, उसको रिजर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या ऐड कर देते हैं, कॉपर या फिर सिल्वर को ऐड कर देते हैं। तो ये एक फिनोमिना है जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि यस, सॉलिड भी सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकते हैं। आप देखो जब गोल्ड की जो रिंग बन के आती है या फिर गोल्ड की कोई भी चीज़ अगर आपने देखी होगी उसमें आपको एक ही स्टेट दिखती होगी जिसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर आपको ये नहीं पता चल रहा कि उसमें कॉपर मिलाया हुआ है या सिल्वर मिलाया हुआ है, ठीक है। गोल्ड के कई तरह के कैरेट होते हैं, 24 कैरेट प्योर बोला जाता है, और जब हम उसको कुछ मिला देते हैं मेटल्स और तो हम उसे बोलते हैं कि वो हो गया 22 कैरेट, 20 कैरेट, कुछ इस तरह से। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अभी हम फिलहाल ये समझ रहे हैं कि जब मिक्स होकर आएगी कोई भी स्टेट तो वो एक ही होगी। सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो, या लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल मैं आपको दूं। अच्छा, लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल पहले हम जब बात करेंगे तो वो मिलाते हैं। जैसे हम एल्कोहल और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो एल्कोहल वाटर भी एक तरह का मिक्सचर है, लिक्विड और लिक्विड का। इसी तरीके से आपके गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, वो सबके साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कह रही है, तो हम लिखेंगे अ सॉल्यूशन इज, ये मिक्सचर के लिए है, मतलब कंपाउंड जब हमारा होमोजेनियस फॉर्म में आएगा तो उसके लिए बोल रहा है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, क्या है हमारा ये आपको समझना है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब हम दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाते हैं और वो होमोजेनियस फॉर्म में आ जाए, जैसे दूध और पानी को आपस में मिक्स करेंगे तो होमोजेनियस फॉर्म में आ जाएगा। इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सो मेनली वी हैव 9 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक वो जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर बात करें तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। सॉलिड किसे बोलेंगे, सॉल्वेंट किसे बोलेंगे। देखो ऐसे समझेंगे स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास जिसमें डाला सॉल्यूट, सॉलिड अगर हम डालो बच्चों तो सॉलिड का मतलब होता है जब जो सॉल्यूशन में कम फॉर्म में मिला हुआ हो, कम अमाउंट में डिसॉल्व हुआ हो, लेस क्वांटिटी में डिसॉल्व हुआ हो, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। किसी सॉल्यूशन में जो लेसर क्वांटिटी में है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लेसर क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी में जो डिसॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो एक्सेस में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। इसे कुछ एग्जांपल से भी समझते हैं अभी। ये इसमें आपको क्या रखना है, जैसे हमने बोला कि लेसर क्वांटिटी में हो तो इसमें बोलेंगे सॉल्वेंट में कि ये लार्जेस्ट क्वांटिटी में हो, लार्जेस्ट क्वांटिटी में। और कुछ एग्जांपल जैसे अगर हम अपने लिए शुगर वाटर का मिक्सचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, मीठा पानी अगर हमें पीने का मन कर रहा है तो हमने क्या करा कि
एक गिलास पानी लिया और उसमें आधा चम्मच चीनी डाल दिया, उसे डिजोल्व किया। तो चीनी क्योंकि हमने कम डिजोल्व की है तो इसलिए चीनी हमारा हो गया सॉल्यूट, और पानी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लिया है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। ऐसे अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में आप थोड़ी सी चीनी डालते हैं, तो जो कम अमाउंट में डालते हैं, लेस अमाउंट में डालते हैं किसी सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो हायर कंसनट्रेशन में डाला जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसा मान लो एक हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे पास आ जाता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और यहाँ पर आ जाता है उसका एग्जाम्पल। एक तरफ सॉल्यूट लेंगे, एक तरफ सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। तो ठीक है, जब सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो, सॉलिड हमारा सॉलिड होने का मतलब होता है कि सॉलिड ज़्यादा होगा और दूसरी कोई चीज़ कम। तो अगर सॉलिड है, सॉलिड के साथ सॉलिड का एग्जांपल अगर आपको समझना है, मतलब कुछ जो हमने मिलाया सॉलिड में वो भी सॉलिड ही फॉर्म में। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि अलॉयज ऑफ गोल्ड, गोल्ड के जो अलॉयज बनाए जाते हैं उसमें गोल्ड ज़्यादा लिया जाता है, कॉपर वगैरह कम लिया जाता है, तो वो भी गोल्ड सॉलिड ही तो है। कॉपर सिल्वर भी आपका सॉलिड है और गोल्ड भी आपका वो होता है, सॉलिड होता है, दोनों सॉलिड सॉलिड है। जब सॉल्वेंट और सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों फेसेस सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, उसका एग्जांपल हो जाता है आपका कॉपर प्लस गोल्ड, Cu प्लस ए। ठीक है, अब आ जाते हैं लिक्विड, लिक्विड एंड सॉलिड। देखो लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। लिक्विड और सॉल्यूशन का जब हम एग्जांपल बनाते हैं कि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ये और सॉलिड फॉर्म में, तो एक अमलगम बनाया जाता है जो कि मरकरी का होता है Hg प्लस Na। ठीक है, Na हमारे पास सॉलिड फॉर्म में रहता है और Hg हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट है गैस, जब सॉलिड आपके पास गैस फॉर्म में हो और सॉल्वेंट आपका सॉलिड फॉर्म में, तो इसका एक एग्जांपल है H2 प्लस Pd, पैलेडियम। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है जिसमें आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट कौन था, सॉलिड। सॉलिड सॉल्वेंट होने का मतलब सॉलिड को आपने ज़्यादा लिया होगा, सॉलिड की अमाउंट ज़्यादा है, और सॉलिड के साथ लेस अमाउंट में सॉलिड लिया तो बना गोल्ड प्लस कॉपर। लिक्विड लिया उसके साथ सॉलिड के साथ तो बना मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहने वाली मेटल्स है, और सोडियम जो कि ज़्यादा है सॉलिड फॉर्म में। ऐसे गैस फॉर्म में हमने हाइड्रोजन लिया और पैलेडियम Pd। ठीक है, ये तो हमारे पास एग्जाम्पल हुआ तीन टाइप। ऐसे हम डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड को भी। लिक्विड यहाँ पे बना लो तीन फेसेस में, सॉलिड होता है लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। यहाँ पे देते हैं सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ पे देते हैं गैस। अब देखो जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो अभी एग्जांपल जो हम अपने घरों में करते रहते हैं, तो हम मिलाते बहुत कॉमन सी बात है, तो ये जो है शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। यहाँ पे देखिए शुगर आपकी सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में आपका वाटर है। ठीक है, दूसरा आता है लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मिल्क प्लस वाटर हमने कर दिया। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, ये एग्जांपल हो सकता है, मिल्क एंड वाटर। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा एक देखा होगा आपने, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एथेनॉल प्लस वाटर को आपस में मिला रहे होते हैं, तो ये भी उसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल समझ रहे हैं आप सबके सब, हाँ, ड्रिंक में इस्तेमाल होता है, वेरी गुड, इन चीज़ों में बहुत ब्रिलियंट है हमारी स्टूडेंट। चलिए अब आता है गैस और लिक्विड का एग्जांपल। जब हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म में है, अगर हमारा सॉल्यूट लेस अमाउंट अगर हम ले रहे हैं, तो देखो जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 इन वाटर। तो वाटर आपका कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, और ऑक्सीजन कैसी है, गैसेस फॉर्म में। तो एक्वेटिक एनिमल्स इसके कारण ही जिंदा रहते हैं। ठीक है, लिविंग वो इसलिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन है क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर होता है, वो कैसा भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड के तीन फॉर्म एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए, लिक्विड के तीन फॉर्म एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गैसेस एग्जांपल। तो मान लो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट हो गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा सॉल्वेंट, और यहाँ ले लेते हैं एग्जांपल। चलिए आपके पास फिर से वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पे हम सॉलिड के लिए लेते हैं कि तीनों फेसेस में हो सकता है, सॉलिड आपका सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, और गैसेस भी आ सकता है। लेकिन सॉल्वेंट की स्टेट कैसे होगी, सिर्फ गैस में, गैस गैस और गैस। तो चलो सबसे पहला एग्जांपल समझ लेते हैं। जब सॉलिड और गैस के एग्जांपल की बात हो रही हो, तो आपने देखा होगा जब तूफान आता है बहुत तेज, तो क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल हवा में तैर होते हैं, यानी कि डस्ट और स्मोक भी लिख सकते हैं आप, जब धुआं हवा में ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, तो स्मोक, डस्ट और स्मोक दो एग्जांपल हैं इसके। ठीक है, डस्ट और स्मोक इन एयर। ठीक है, एयर आपकी गैस स्टेट हो गया। डस्ट जो होती है, धूल मिट्टी, आपने देखा हवा में जब तूफान आता है ना, बहुत सारी धूल मिट्टी हवा में उड़ रही होती है, या फिर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका धुआं जो होता है, स्मोक, किसी ने कबाड़ा जलाया वो
तो उसका जो धुआं होगा वो स्मोक हो गया। वो जब ट्रैवल करेगा तो किसमें करेगा, एयर में, वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तो वो उसका एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं नीचे जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली बर्न नहीं हुए होते हैं, और उस वो जो पार्टिकल होते हैं वो हमें दिखाई दे रहे होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं स्मोक या फिर डस्ट, जो हवा में रेत वगैरह उड़ती हुई आपको दिखाई देती है, उसका एग्जाम्पल है। अब लिक्विड एंड गैस का एग्जाम्पल सोचिए, अब क्या हो सकता है लिक्विड और गैस। आपने देखा आफ्टर रेन क्या होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, क्या होती है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंड गैस, जहाँ पे क्या होता है वाटर के कुछ पार्टिकल्स आफ्टर रेन अगर आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको बहुत ठंडा सा फील होगा। रीजन ये है कि कुछ पार्टिकल, कुछ ड्रॉपलेट्स इतनी लाइट थी कि वो नीचे नहीं गिर पाई, अब वो हवा में ट्रैवल करती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे किसमें, गैसेस में ट्रैवल करती रहती है, हम हवा में, एयर में ट्रैवल करती रहती है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमिडिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, वाटर इन एयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाटर इन एयर, यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर, ड्रॉप लिख देता हूँ क्या कंफ्यूज ना हो, इन एयर। चलिए लास्ट, गैस गैस का कॉम्बिनेशंस। तो एयर सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब आपको पता है कि एयर में सारी गैसेज ही हैं ऑलमोस्ट, कैसे, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपस में मिक्स घूम रही है इसी इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में हूँ अभी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये गैसेज आपस में रिलीज होकर घूम रही होंगी, हाइड्रोजन भी होंगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये टोटल एग्जाम्पल है और ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सोच के ये मत सोचना कि जब हम लिक्विड चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, सिर्फ लिक्विड ही नहीं, जब हम सॉलिड को आपस में मिक्स करेंगे दे ऑल्सो फॉर्म सॉल्यूशंस, एंड जब हम गैसेस को मिक्स करेंगे देन वो भी आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस कहला सकता है। बस ये चीज़ याद रखना, टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए और एक सर्टेन लिमिट तक ही किसी को किसी में आप सॉल्युबल कर सकते हैं, ठीक है, तब तक वो होमोजीनियस रहेगा। कुछ ज़्यादा ही मिला दोगे तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉलिड याद रखना, जो लेसर क्वांटिटी में वो सॉलिड है, जो कम अमाउंट में होंगे किस सॉल्यूशन में, और जो हायर क्वांटिटी में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सॉल्यूशन के अंदर ही कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने तरह के कंपोनेंट्स मिलकर बन सकते हैं। चलो तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो सॉल्यूशंस हैं इनके मेनली कितने टाइप है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस में जब हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो उसमें केवल दो चीज़ों से मिलकर बन रहे हो, उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। तो इसके एग्जांपल आ जाएंगे टू कंपोनेंट, रिक्वायर्ड कितने होंगे, टू कंपोनेंट, सिर्फ दो कंपोनेंट आपको चाहिए होंगे और आपका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जब आपको भी दो चीज़ मिला के, जैसे हमने पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाई या हमने दूध में एक चीनी मिलाई थोड़ी सी, ठीक है, और डिजोल्व कर दी, दूध में हमने चीनी मिला के डिजोल्व कर दिया, तो दो चीज़ें हो गई इसमें, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड शुगर, मिल्क एंड शुगर मिलकर हमारे बाइनरी सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर ऐसे आता है आपका जब हम तीन चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन में आपको याद रखना है कि तीन कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं, कम से कम तीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वार्टनरी जो सॉल्यूशन होता है, क्वार्टनरी तो साउंड इसी तरह से साफ साफ कर रहा है कि आपके पास एटलीस्ट चार कंपोनेंट होने चाहिए, और इन चार कंपोनेंट से ऑलमोस्ट हम इंडियन लोगों चाय भी बना लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कंपोनेंट लिया वाटर, फिर उसमें डाला टी लीव्स, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट डाला हमने शुगर, एंड फोर्थ वन इज मिल्क। चार कंपोनेंट लिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्वार्टनरी सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास सिर्फ दो कंपोनेंट तो आप बाइनरी बोलेंगे। तीन है, जैसे अगर आपको नींबू पानी पीना है तो आपने पानी लिया, उसमें नींबू डाला, दो, तीसरा उसमें हल्का सा नमक डाला, तो तीन कंपोनेंट आपने यूज़ करें तो वो हो सकता है आपका टर्सरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। और चौथा अगर आपने चार चीज़ें यूज़ करी तो वो होगा आपका क्वार्टनरी सॉल्यूशन। सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, वो डिपेंडिंग है कि कंपोनेंट आप कैसे कैसे मिला रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने, जिसका नाम है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन वर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है, तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंसंट्रेशन वर्ड का। कंसंट्रेशन रेफर करता है कि कितना अमाउंट सॉलिड का डिजॉल्व हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया किसी सॉल्यूशन में,
जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना बनाने के बाद मम्मी क्या करती है, कटोरी में थोड़ी सी दाल और चम्मच आपको देती है, बोलता है इसको टेस्ट करो। जब आप टेस्ट कर रहे होते तो आपको क्या करने के लिए दे रही है मम्मी? आपको दे रही होती है कि पता लगाना है कि इसमें नमक कितना ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मिर्च सही है कि नहीं है। उसको हम बोलते हैं कि आप कंसंट्रेशन चेक कर रहे हो। आप पी रहे हैं, आपने बोला कि मम्मी दाल में तो नमक बहुत कम है, तो आपने किसकी कंसंट्रेशन बताई इस टाइम? सॉलिड की। सॉलिड एक नमक एक सॉलिड होता है क्योंकि हम उसे कम अमाउंट में डालते हैं, तो आप उसके अमाउंट बता रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन जो होती है वो बताती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। किसकी बात करें? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की। अब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है ये कहाँ होना चाहिए? प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितना अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई आपसे पूछेगा कि एक वर्डिंग में मुझे समझाओ कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशंस। वही कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशंस, अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपने मिला लिया है। जैसे अगर आप कभी दूध में चीनी डालते हैं और आप पी रहे हो, आप बोलोगे मेरा दूध बहुत फीका है, इसका मतलब चीनी की कंसंट्रेशन बता रहे कि चीनी बहुत कम है, ठीक है ना, ये याद रखना एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमारा कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कंसंट्रेशन को केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट किया गया है, सबसे पहले आता है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज आपको क्या कहता है? ये कहता है मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये मास परसेंटेज है इसलिए इसके साथ 100 भी आएगा। अब आप बोलेंगे सर मास परसेंटेज होता क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व 80 ग्राम वाटर, ठीक है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH, ठीक है। अभी हमें मास परसेंटेज निकालना है। किसका मास परसेंटेज निकालना है हमें? NaOH का। सपोज आप लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ NaOH, तब लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट वो होगा जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना है। तो हमें NaOH का निकालना है। NaOH का मास हम कितना दे रखा है? 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन। टोटल मास 20 प्लस 80, टोटल मास हो गया हमारे पास इतना। इनटू की परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनटू 100 कर देगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 से हमारा 100 कैंसिल कर लो, तो यह जगह पर 20%। तो इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन का NaOH केवल 20% डिजॉल्व है। अगर 80 ग्राम आपके पास वाटर है और 20 ग्राम आपके पास NaOH, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो ये टोटल सॉल्यूशन का कितने परसेंटेज लेके आ रहे हैं? 20%। ये हमें समझा रहा है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? मास परसेंटेज की डेफिनेशन बहुत आसान सी है। वो कहता है द मास ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज की मैं डेफिनेशन फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या कहता है ये मास परसेंटेज? फिर से बता रहा हूँ आपको। मास परसेंटेज कहता है द मास ऑफ अ कंपोनेंट, द मास ऑफ कंपोनेंट, the mass of a component पर 100 ग्राम। पर 100 ग्राम का मतलब, क्योंकि आप 100%, क्योंकि जो मेनली हम सॉल्यूशन को मानेंगे वो 100 ग्राम तक मानेंगे, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितने मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं उसका मास परसेंटेज। जैसे कि फॉर्मूला बदल रहा है, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसे क्या कहेंगे? मास परसेंटेज। इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। जैसे मास परसेंटेज है एज इट इज हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्लास 12 में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, पूछा भी नहीं जाता इतना ज़्यादा, लेकिन ये कि आपको आना चाहिए मास परसेंटेज कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम परसेंटेज भी लगभग सेम ही है। क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो 100 यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चंस को इसी के हिसाब से बनाते हैं।
मान लो कि 20 मिलीलीटर मेरे पास NaOH है और उसको मिला रहे हैं हम 80 मिलीलीटर वाटर में, ठीक है। दोनों को 20 मिलीलीटर हमारे पास NaOH था, उसको 80 मिलीलीटर में वाटर में डिजोल्व किया है और मास की जगह आ जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो उसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना बन रहा है आपको पूछ रहेगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बिल्कुल वैसे जैसा हमने ऊपर चेंज किया अभी। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ NaOH 20 अपॉन 80, क्योंकि मिली है इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, ठीक है। मिली में परसेंटेज आप निकालना चाह रहे हैं इंटू 100। अब देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है टोटल वॉल्यूम, ये तो हुआ वाटर का, प्लस इसमें किसका भी ऐड होगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, क्योंकि हमें टोटल लिखना होता है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना होता है, टोटल लिखना है इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आसान से कैलकुलेशन है, तो कुछ टफ है नहीं। मास ऑफ कंपोनेंट ए जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, इसको वॉल्यूम लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंटेज, उसका वॉल्यूम कितना है वो रखना है, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना बनना चाहिए वो भी लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 20 इंटू ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू 100, 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो 20% अगेन फिर से वही आता है, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज है क्या, द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बता रहा है वॉल्यूम परसेंटेज में बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज हमें सिखा रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम पर, चलो आप लिख देता हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशंस कहती है, फिर से सुनेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट the volume of a component per 100 पार्ट आ जाता है, क्या आता है 100 पार्ट, क्योंकि हमें उसे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना है इसलिए 100 पार्ट लिखते हैं। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। आप इसे याद रखिए, सबसे इजी है, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कीजिए और जो आपके पास आंसर आएगा वो वॉल्यूम परसेंटेज शो करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा कैसे कैसे से करना है, बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह। ये देखिए उनके आंसर तक सेम आ रहे हैं, सेम से, बस कॉन्सेप्ट चल रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को। इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट और लेना चाहिए, इसका नाम है मोल। मोल निकालने से थोड़ा सा वो टॉपिक हो जाएंगे जो आपके आगे आने वाले हैं, जैसे मैं मोलैरिटी भी बोल रहा था तो वो भी कैसे क्लियर हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोल। मोल को हम डिफाइन करते हैं, नोट करते हैं एन से। मोल कहता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको हम कहते हैं मोल। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड मोल ऑफ 80 ग्राम NaOH। आपको कुछ है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 80 ग्राम NaOH, कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे मोल्स इज इक्वल्स टू, मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है गिवन मास हमारे पास कितना दे रखा है NaOH का 80 अपॉन मोलर मास, तो N होता है बच्चों आपका 23, ऑक्सीजन है आपका 16 और हाइड्रोजन आपका 1। इन सबको प्लस कर दोगे अगर आप तो ये कुछ आ जाएगा आपका 23 और 16 39 और 1 40 2। तो मोल आ गए हमारे पास कितने 2। मोल की यूनिट, वैसे तो मोल की कोई यूनिट नहीं है बट मोल की यूनिट को मोल ही लिख देते हैं, MOL, स्मॉल लेटर में MOL। तो 2 मोल्स, या मोल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोल कहता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसी को हम कहते हैं मोल्स। इसको यूनिट नोट करना, इसकी जो यूनिट है मोल ही लिखी जाती है MOL, ठीक है। इसको फटाक से नोट करेंगे। चलिए इसको हम रफ करते हैं, अब हम समझेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, व्हाट इज अ मोलैरिटी, मोलैरिटी है क्या। देखो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है
number of mole of solute upon volume of solution in लीटर। और अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, ध्यान रखिए 1000 से इंटू कर देंगे। और अगर वो पहले से लीटर में है तो तब हमें इंटू करने की नीड नहीं है। अब हम मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे सर? यहीं से डेफिनेशन बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution is known as molarity. The number of moles of solute present in per liter of the volume is known as molarity. ठीक है, चलो क्या लिखा था, थ्योरेटिकल लिख लेता उसका, मैं आपको समझाता हूँ। The number of mole of solute, the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved किस पे कर रहे हैं, पर लीटर में, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। आप डेफिनेशन यहां से बनाया करो हमेशा, देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। यहीं से डेफिनेशन बना सकते, अगर आप बात करेंगे तो यहीं से आ जाएगा। इसकी यूनिट अगर हमें लिखनी हो, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट लिखने का तरीका है मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स की यूनिट मैंने आपको बताई थी कि मोल ही होती है और वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स वन, क्योंकि निशान से ऊपर जाएंगे तो लीटर इनवर्स वन लिखेंगे सर। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं उसकी मोलैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन एक लगा लेते हैं इसका। क्वेश्चन है कि 35 36, ठीक है, 36 to the 72 73 ग्राम HCl डिजॉल्व, या NaCl लेते, चलो NaCl बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। 23 58 160 117, ओके, 117 ग्राम NaCl dissolve 800 milliliter water solution. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of solution. ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास हमने लिखा मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है गिवन मास कितना है इसका, देखो हमें यहाँ पे फॉर्मूला है ना कि मोल अपॉन वॉल्यूम, अरे किस होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, तो चलो मोल निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 117 अपॉन मोलर मास कितना है इसका, क्योंकि मोल निकाल रहा है पहले, एन होता है आपका 23, क्लोरीन होता है 35.5, तो टोटल मिलाएंगे तो ये शायद 58.5 आपका आ रहा होगा, उसका हम ऐड कर लेते हैं 58.5 अपॉन वॉल्यूम हमारे पास कितना है 800, क्योंकि 800 मिलीलीटर है तो लीटर को मिलाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो गिवन मास है बच्चों वो तो हो गया ये 117, मोलर मास आपने इसका निकाला 58.5 का, 800 ये डिवाइड बाय 1000, मैथमेटिकली फोर्थ वाली चीज़ का देगी फर्स्ट के पास, तो 117 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 800 इंटू 800, तो जीरो हमने यहाँ कैंसिल कर दी। ठीक है, और यहाँ फिर से पॉइंट उठा देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, और नहीं भी करते अगर पॉइंट नहीं भी हटाते हैं तो एक और आसान तरीका हो रहा है कि ये 2 टाइम्स से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो वहाँ बच रहा है आपका 20, नीचे बच रहा है आपका 8, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, 58 से 16 17 हो गया है, 10 20 आ गया है, 8 आ गया है, तो 8 की से डिवाइड करते हैं, 8 2 16, 4 कैरी गया, 8 5 40। ठीक है, 8 2 16, 4 बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे हो रहा है। अगर कहीं भी कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कहाँ पे हमने क्या किया है। ठीक है, लेकिन याद रखें मोलैरिटी आपको पढ़नी है अच्छे से, क्यों, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यूज होने वाली है, उसको मोलैरिटी, जिसको मोलैरिटी कह रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से।
चलिए ऐसे एक मिलता जुलता और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी, फिर हमारा मोलैलिटी स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। फॉर्मूला लगभग से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आता है, यहाँ पे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, क्योंकि मास की बात आप कर रहे थे, यहाँ पे केजी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों केजी यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा जितना चैनल है उतने चैनल आपका भी है। तो कहीं भी कोई भी सजेशन आपका है, कोई कमेंट है, कुछ भी है, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। मिल बांट के चलेंगे। कहीं पर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वो सबसे पहले सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए तो मोलैलिटी का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसकी क्या कहती है। देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले तो इतना तो हम दोनों में लिखते हैं, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर, वहाँ पे आता था लीटर, वहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे आता था पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे पर लीटर नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास मोलैलिटी की डेफिनेशन। वो भी यहीं से बनी, अगर आप यहाँ से पढ़ लो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी का मतलब वो 1000 ग्राम को ही हम केजी कहते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसके लिए करें इसको एक बार। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं NaOH को कर ले। चलो शुगर के लिए करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना स्टार्ट कर रहे हैं जान मुझके। ग्लूकोज के लिए कर लेते हैं, थोड़ा और ईजी है, क्योंकि आपको ईजी से सिखाना, सबसे ईजी वे में सिखाना है। तो ठीक है, ग्लूकोज से कर रहे हैं। हमारे पास है 360 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व कुछ अमाउंट बोलिए शुगर की, वाटर की कुछ अमाउंट मैं लेता हूँ, 900 ग्राम वाटर। ठीक है, हमें बोला गया है कि 360 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व 900 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो मोलैलिटी का लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, कितने मोल्स है इसके, गिवन मास है 360, मोलर मास। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों हमारा, ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 12 इंटू 1, ऑक्सीजन 16 इंटू 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 72 और 12, 72 और 12 84 98 180। ठीक है, 180, तो 180 आपका ये आ गया अपॉन वाटर का गिवन मास कितना है 900, क्योंकि ग्राम है तो उसको किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मिलीलीटर को लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ऐसे आप उस ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अभी 20 तो हम ये कैंसिल कर देते हैं। मैथमेटिकल फोर्थ चीज़ किसके पास जाएगी, फर्स्ट के पास। 360 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 9। ठीक है, तो 9 1 9, ये 180 था, 0 हमने यहाँ कैंसिल कर दी। 9 1 9, 9 4 36, 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 18, 2 2 2 9। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ अप्रॉक्स इक्वल आ गया 20 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 9 1 9, अगर हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो 9 1 9, 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18, लगभग 2.2 अप्रॉक्स मोल पर केजी। ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट,
क्योंकि वो ग्राम में था, किलोग्राम में लेके आया हमसे। देन उसके बाद क्या करा हमने उसको सॉल्व मैथमेटिकली फोर द जी फर्स्ट के पास भेज दी। नीचे 9 बचा था, 18 है, एक जीरो कैंसिल करी, 9 4 ज़ा 36, 4 से फिर हम 2 की टेबल से कट कर रहे हैं इसको, 2 10 ज़ा 20 हो गया था, और नीचे जो 9 था उस समय उसको डिवाइड किया था 2 पॉइंट समथिंग 2। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कंसंट्रेशंस में मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोल्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम चल रहे हैं पीपीएम निकालने के लिए। व्हाट इज अ पीपीएम? पार्ट पर मिलियन। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप। ओके, तो अब हमारा स्टार्ट होता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम बनाएंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। या फिर पहले हम ले लेंगे हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, इनको भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आता है। देखिए इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन आने के चांसेस है, 11 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से आते हैं, और इसके अलावा कुछ राउल्ट्स के और हेनरीज के, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा इसमें। थियोरेटिकल आने के चांसेस कम, लेकिन न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। राउल्ट्स के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, वोल्टाइल, नॉन वोल्टाइल, लोअर वेपरिंग प्रेशर के लिए आ जाता है, ठीक। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें चैप्टर में से, ध्यान से पढ़ते रहिए। जहाँ पे कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। 10 लाख में भाग में प्रेजेंट जब कोई चीज़ होती है तो हम उसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। जैसे हम पानी की टंकी, हमारे छत में जो 500 लीटर की टंकी है, ठीक है, 500 लीटर की टंकी में जाके मैं चीनी का अगर एक दाना डाल दूँ, तो चीनी का दाना किस तरह से बिहेव कर रहा होगा? पीपीएम की तरह, पार्ट पर मिलियन। मतलब वो जो चीनी है वो कितने उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके डिजॉल्व हुई है, तो उसका जो टेस्ट होगा ना के बराबर, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें, क्योंकि पार्ट पर मिलियन में आपने उसको डिजॉल्व किया, ठीक है। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाखवें भाग में अगर कोई चीज़ डिजॉल्व हो रही है, तो 10 लाख वाले पार्ट में, यानी मिलियंस में अगर कोई पार्ट, एक पार्ट में डिजॉल्व हुई है उसके, ठीक है, 10 मिलियन पार्ट में से एक पार्ट में डिजॉल्व हुई है, कितना ही मीठा करेगी वो आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पीपीएम, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट, चलिए इसको पहले थ्योरेटिकली लेते हैं। द पार्ट ऑफ कंपोनेंट, द पार्ट ऑफ कंपोनेंट, द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट मिलाया जा रहा है 10 मिलियंस में, पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, पर मिलियन मतलब 10⁶, यानी 10 लाख जिसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि उनको फॉर्मूला के एक बार देख लेते हैं क्या होता है। वो कहता है मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास रखेंगे, बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ पार्ट पर मिलियन, 10⁶। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। तो ये इस तरह से हमारे पास पीपीएम का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहाँ तक हमने कंसंट्रेशन को डिस्कस कर लिया, जो मेन इंपॉर्टेंट थे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी और वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी। तो चैनल सब जुड़े रहिए, अपना प्यारे हाथ दिखाते रहिए, और कोई भी आपका सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।